नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों ने सियासी समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। सबसे बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, जहां लंबे समय से सत्ता पर काबिज ममता की पकड़ ढीली पड़ गई। अब प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में कमल खिल रहा है, तो वहीं तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा भूचाल देखने को मिला, जहां फिल्म अभिनेता से नेता बने विजय थालापति डीएमके और एआईएडीएमके पार्टी के दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए अप्रत्याशित नतीजों की ओर हैं। उधर असम की सियासत में एक बार फिर हिमंता बिस्वा शर्मा का दबदबा देखने को मिला। केरलम की सत्ता में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, जहां एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को पछाड़ते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बनने जा रही है। तो वहीं पुडुचेरी की बात करें तो एनडीए की मजबूत पकड़ है और सरकार वापसी के संकेत भी। लेकिन भाजपा का पूरा फोकस बंगाल पर रहा, जहां अमित शाह लगातार डेरा डाले रहे, तो वहीं पीएम मोदी ने भी पूरा वक्त दिया। और यही वजह है कि आज ममता का किला ध्वस्त करते हुए परिवर्तन की आंधी के साथ बंगाल में कमल खिल रहा है। अब बंगाल में भय से मुक्ति है और मोदी का भरोसा है। असम में बीजेपी सत्ता की हैट्रिक है, तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सत्ता से विदाई है और विजय थालापति आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं केरल में सत्ता का यूटर्न भी है। खासतौर पर बंगाल की यदि बात करें तो बीजेपी की प्रचंड जीत ने देश को एक बार फिर भगवामय कर दिया है और इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत ने मोदी और शाह की रणनीति से बीजेपी का जीत का परचम तो लहराया ही है, 22 राज्यों में कमल भी खिला है। आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है, तो चेहरे पर जो खुशी होती है, वो खुशी आज मैं देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे पर देख रहा। 4 मई देश की सियासत का सबसे बड़ा दिन। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ है। रुझानों के बाद आ रहे नतीजे ने तय कर दिया है कि किस राज्य में सत्ता के सिंहासन पर कौन काबिज होने वाला है। नतीजों में कई बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। बंगाल में सत्ता परिवर्तन है, तमिलनाडु में नई राजनीतिक ताकतों का उदय, असम और पुडुचेरी में बीजेपी वापसी है, तो केरल में कांग्रेस के गठबंधन वाली यूडीएफ। बात बंगाल की करें तो बंगाल में मोदी मैजिक और परिवर्तन की आंधी में ममता की सत्ता हवा हवाई हो गई। तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके गठबंधन को विजय थालापति की एंट्री ने चारों खाने चित कर दिया। यहाँ विजय थालापति का जादू मतदाताओं के सिर चढ़कर ऐसा बोला कि पार्टी पहली ही बार में नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच गई। तो वहीं केरलम में कांग्रेस की अगुवाई वाला यूडीएफ गठबंधन 100 का आंकड़ा पार करते हुए वापसी की ओर है। असम की जनता ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर फिर भरोसा जताया है, जहां भाजपा सत्ता की हैट्रिक लगाने को तैयार है। तो वहीं पुडुचेरी में भी मुख्यमंत्री एन रंगासामी और एनडीए गठबंधन ने मजबूती दिखाई है। आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। साथियों, मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु
और केरलम की जनता का आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं उन सबको वंदन करता हूं। गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। 5 राज्यों में लोकतंत्र के इस महापर्व में जिस तरह से मतदाताओं के उत्साह नजर आया, ऐतिहासिक और बम्पर वोटिंग हुई, उसने बंगाल और तमिलनाडु में सियासी दलों के सत्ता के समीकरण उलट कर रख दिए। पश्चिम बंगाल में ममता की हार और तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सत्ता से विदाई ने विपक्षी एकजुटता के चूल्हे हिलाकर रख दी। अब इन दोनों नेताओं की हार इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है। बंगाल और तमिलनाडु के चुनावी नतीजों ने सियासी फिजा को तो बदला ही है, एक बार फिर देश का सियासी मैप को भी भगवा रंग में रंग दिया है। 5 राज्यों के चुनाव में खासतौर पर ममता के गढ़ में मोदी और शाह की रणनीति ने न केवल कमाल किया, बल्कि देश के 22 राज्यों को भी भगवामय कर दिया। अब भाजपा की प्रचंड जीत से प्रश्न है, उत्साह है, उल्लास, साथ ही 2029 के लिए रास्ता साफ। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हम चुनाव को स्वीकार करता हूं और असम का जनता को हम लोग सब मिलकर भरपूर सेवा करेंगे। गृह मंत्री जी का नेतृत्व में सारे सीएम अगर एक साथ काम करते हैं, पूरा चिकन नेक से लेकर ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया सुरक्षित होगा। गृह मंत्री जी ने बीजेपी को जिताने के लिए बंगाल नहीं गए थे, गृह मंत्री जी बंगाल गया था देश को जिताने के लिए बंगाल गए थे। देश की आधी आबादी के साथ जिस ढंग से मजाक बनाने का प्रयास राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी ने किया, उसकी कीमत उनको चुकाना पड़ी। और जिस ढंग से मोदी जी के नेतृत्व में अब एनडीए 22वें राज्य में अपने सहयोगियों के बलबूते पर और 17वें राज्य में बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री के नाते से सरकार बना रहे हैं, तो ये एक तरह से सुशासन की जीत है और कुशासन का अंत है। 78% भूभाग पर बीजेपी और एनडीए का शासन आ चुका है। 78% भारत की भूमि पर अब बीजेपी और एनडीए ये शासन कर रही है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। जो अटल जी ने कहा था सागर से सागर से लेके गंगा सागर तक, हिंद सागर से लेके गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी की झंडा लहराया और बंगाल में भय हारा, नरेंद्र मोदी जी का भरोसा जीता। 4 मई दीदी गई, बंगाल की जनता ने दिल खोल करके पहली बार भय से मुक्त होकर के वोट डाला। बहरहाल अब बंगाल में सत्ता परिवर्तन है, असम में बीजेपी की बड़ी वापसी है, केरलम में परंपरा बरकरार है, तो वहीं तमिलनाडु में सबसे बड़ा उलटफेर, नया चेहरा विजय और नई पार्टी टीवीके की धमाकेदार एंट्री है। नतीजों से कहा जा सकता है कि ये सिर्फ 5 राज्यों का चुनाव नहीं, बल्कि 2029 की सियासत का ट्रेलर है, जिसमें बीजेपी का विस्तार है, कांग्रेस की वापसी और नई पार्टियों का उभार। जाहिर है आने वाले दिनों में इसका असर देश की राजनीति में साफ नजर आएगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो 5 राज्यों के परिणाम और मोदी शाह की रणनीति आई काम, बिल्कुल कहा जा सकता है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, 5 राज्यों के क्या समीकरण रहे, क्या स्ट्रैटेजी रही, कितना प्रचार हुआ, किसके दावों में दम रहा, हर
पॉइंट पर हमने अपने इस खास प्रोग्राम में चर्चा की है और आज आखिरकार उसके रुझान के बाद नतीजों तक पहुंचे हैं। लगातार तस्वीरें आती जा रही हैं, दिन भर से आज इसी पर हम बने भी रहे हैं। अब क्योंकि लगभग तस्वीर साफ होती नजर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कमल को खिलाया है और बढ़त बनाई है, लीड ली है, उसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। कौन से फैक्टर ने कमाल किया, किस तरह की रणनीति काम आई है, हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुल्लियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में एहतेशामुल हक, उनका भी स्वागत है, फिलहाल कनेक्ट नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार हैं असम से विजय शर्मा। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर कुमार राकेश। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रमोद राघवन। प्रमोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सभी विश्लेषकों के साथ, राजनीतिक रूप से सिर्फ शिवानंद जी हैं, मैं आऊंगी बहुत जल्दी से, लेकिन जितने भी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक विश्लेषण उनका क्या कहता है, क्योंकि अमूमन सभी लोग इस पूरी चर्चा में इस पांचों राज्यों के विश्लेषण में हमेशा साथ रहे हैं। मैं असम से शुरुआत करती हूँ। विजय जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ, जी सुन पा रहा हूँ। विजय जी, पांचों राज्यों को आज लेके चले। मैं तो प्रमुखता से पहले, क्योंकि आप असम से जुड़े हैं, असम की ही बात करूंगी। वाकई में ये तो तय था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बिल्कुल बनेगी, लेकिन कुछ सीटों पर आपका भी आकलन था। आपने कहा था कि कुछ चीजों पर देखा जाए तो कांग्रेस को हम कम नहीं आंक सकते। हालांकि नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से कैलकुलेशन देखें तो जीत भारतीय जनता पार्टी की लगभग तय हो चुकी है। अब इसको कोई नकार नहीं सकता। क्या लगता है, कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा यहाँ काम किया इस जीत के पीछे? देखिए, सबसे पहले मैं बात कहूँ असम विधानसभा चुनाव की। जिस तरह से मतदान जो हुआ था, असम के राजनीतिक इतिहास में पहली बार 85% से ज्यादा मतदान हुआ था। ये जो करवट, जो बीजेपी का करवट वहीं से बदला है। और जिस तरह से 10 से 12% जो मतदान ज्यादा हुआ, यही बीजेपी का फैक्टर बन जाता है। और दूसरी तरफ कहूँ, जिस तरह से बिहार चुनाव में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए का जो तरह का पैकेज दिया गया था, और असम में भी उसके समांतर रूप से देखा जाए तो 9,000 रुपए करके 40 लाख महिलाओं को ये पैसे दिए गए थे योजना के तहत। तो ये कहीं ना कहीं इस चुनाव में रंग लाया। और जिस तरह से जो मतदान जो बढ़ा 10%, वो महिलाओं का मतदान बढ़ा था उसमें। और महिलाओं ने इस बार पूरे खुल के वोट दिया था। तो इसके लिए बीजेपी के लिए ये अहम एक बन जाता है उसके जीत का हिस्सा। और असम के मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रचार के समय हमेशा कहा था जो इस बार हम सेंचुरी मारेंगे असम में। और हालांकि अब वो सेंचुरी लगने जा रही है और फिर से मैं कहूँ असम में हैट्रिक बीजेपी सरकार होने वाली है। दोबारा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा होने वाले हैं। तो दूसरी तरफ कहूँ, सबसे चौंकाने वाली बात सामने निकल के आई है। सबसे चौंकाने वाली सीट हुई थी जोरहाट विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पे सांसद गौरव गोगोई वहां चुनावी मैदान पे थे। ऐसा लग रहा था जब गौरव गोगोई जोरहाट से जीत के आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र है, मैं बता दूं, एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पे एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी, जिसमें तिनसुकिया भी अहम था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। सीधे उसके पलटवार हुआ। जो शुरुआती रुझाने जो आ रही थी, और रुझान जब करवट बदलना शुरू कर दी, तो सबको चौंकाने वाला वो तस्वीर सामने आया। और 102 अब तक अभी हम जहां तक देखे, जो गठबंधन है, भाजपा है और उसके साथ सहयोगी जो दल है, सब मिला के 102 सीटें यहाँ पे आती हुई दिख रही है। यानी हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिसने कहा था सेंचुरी की बात, वो सेंचुरी अब लग चुकी है। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा की अगर बात करूं, असम के सरकार की बात करूं जो 5 वर्षों की, तो काफी आक्रामक थी। आक्रामक किसके ऊपर थी? जो अवधेश बांग्लादेशी थे, जो मियाँ लोग जो थे, जो बिना परमिशन के यहाँ आते थे, और जिसके ऊपर आपने भी देखा होगा, पूरा भारत ने देखा कि किस तरह से आक्रामक सिलसिले से उनके ऊपर में टिप्पणी करते थे। मुख्यमंत्री सीधे तौर पर उनके एक्शन लेते थे। वो जो सरकारी जमीन पे उन लोग दखल बना के बड़े बड़े गांव बना के रखे थे, उन पे बुलडोजर चलता रहा। चुनाव के 2 दिन पहले तक भी चलता रहा।
तो असम के मुख्यमंत्री स्थिति स्पष्ट थी। और जिस तरह से उनकी बयानबाजी होती थी हिंदुत्व को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, वो काफी लोग सराह रहे थे। ये असम में एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पे लोग देखते थे। असम के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से लोगों को बीच जाकर जो योजनाएं कई असम में चल रही है उसके बारे में कहा, विकास की बातें कहा, तो लोगों ने कहीं ना कहीं ये लगी थी कि इस बार बीजेपी फिर से लाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे बीजेपी फिर से लाया गया। ठीक है। लेकिन शुरुआती कयास जो चुनाव जब चल रहा था, जब शुरुआती कयास में ये बिल्कुल नहीं था। इसमें हमने कई बार आपके चैनल पे बैठ के हमने भी डिबेट किया है कि इस बार असम में कुछ होने वाला है, क्योंकि वहाँ बदलाव होने वाला है। कई जगह ऐसे शॉकिंग सीटें होंगी जो वहाँ बीजेपी विपक्षी दल को मिलने वाले हैं, यानी कांग्रेस का उनके सहयोगी दलों को मिलने वाले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। गौरव गोगोई वहां से हारे हैं, ये सबसे बड़ा चोट कांग्रेस को लगा है। और जिस तरह का सहयोगी दल को कहीं सीटें नहीं मिली है, अखिल गोगोई ठीक है। राइजर दल के अखिल विजय जी, गोगोई हाँ। को जीत हासिल हुई है शिवसागर से, तो दोबारा विधायक के तौर पर चुन के आए हैं। ठीक है, चलिए क्योंकि समय को देखते हुए बहुत जल्दी से मैं चाहती हूँ सभी जो एक्सपर्ट हैं उनके व्यूज आए, उसके बाद राजनीतिक दलों तक पहुंचूं। कुमार राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिएगा। आ रही है आवाज। हाँ ठीक है। कुमार राकेश जी, कैसे इन 5 राज्यों के चुनाव को देखते हैं? और मैं सबसे ज्यादा, क्योंकि 5 राज्यों में जो देश भर की नजरें थी वो वेस्ट बंगाल पे थी, शुरुआती चीजें भी यहीं पर थी और कई चर्चाओं में आप भी रहे और सरकार जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ये बातें की जा रही थी और वो सच हो गया। कौन सा बड़ा फैक्टर देखते हैं यहाँ पर सरकार बनने के पीछे? यदि हम वेस्ट बंगाल, असम और तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम की बात करें तो मैंने तो केरल के लिए शिवानंद जी को बहुत पहले बधाई दे दिया था, तो उसके लिए उनको खुश होना चाहिए। मुस्कुरा रही है चेहरा, ठीक है। मुस्लिम लीग के साथ लगाए सरकार बनाए, वो उससे फर्क नहीं पड़ता है। देश को जितना तोड़ेंगे उतना कांग्रेस जुड़ेगी। तो मुद्दा जो है, आपने जो बात कही कि वेस्ट बंगाल में भय भूख भ्रष्टाचार जो है एक मुद्दा था। भय भी, भूख भी, भ्रष्टाचार भी। उसके अलावा महिला इशू, मुस्लिम मत और हिंदुत्व, ये फैक्टर्स काम किए। और जो मैंने पहले भी बोला, चैनल में कई बार बोला, जो सेकेंड फेज का चुनाव था 29 अप्रैल का चुनाव, जो मतुआ फैक्टर था 142, जिसमें 18 सीटें मिली थी भाजपा को। अभी उठा के समीकरण देख लीजिए आप, आपको दिखेगा कि पूरा का पूरा पलट गया है। उसके बाद यदि हम नदिया की बात करें या ईस्ट बर्धमान की बात करें, साउथ 24 परगना की बात करें, नॉर्थ 24 परगना की बात करें, ये पूरे के पूरे समीकरण पलट गए। तो इसका मतलब वहां जो हिंदुत्व, जो हिंदू वोटर्स थे, जो प्रताड़ित थे, आतंकित थे, शोषित थे, पीड़ित थे, जिसको दबा के रखती थी ममता जी, कभी दिखाने के लिए कभी वो दुर्गा पाठ करती थी, कभी गीता पढ़ती थी, और जैसे पिछले तो वो चीजें केंद्रीय बलों के कारण, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कारण जो सुरक्षा दी गई, भरोसा दिया गया वोटरों को, मतदाताओं को, उसके कारण वोट परसेंटेज बढ़ा। उन लोग वोट निकले, कास्ट करने के लिए वोट दिया, उसका ये परिणाम है। उसके अलावा बंगाल में जो एक अहंकार भाव था ममता दीदी का, अभिषेक का जो एक अजय पाल शर्मा वाला वीडियो खामखा वायरल किया हुआ, उसमें कुछ नहीं ऐसा था जिसको वायरल करके माइलेज लेने की कोशिश की गई। उस पर अभिषेक की टिप्पणी 4 तारीख को देख लेंगे, वो जो क्या कौन खान, जहांगीर खान था, उसका आतंक भरा स्टेटमेंट। उसके अलावा फिर झालमुड़ी का मखौल उड़ाना, सबने कई तरह की कहानियां गढ़ी। मोदी जी ने तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, हर चुनाव में एक नया नैरेटिव बनाते हैं और नैरेटिव सफल भी हो गया। देश विदेश में तो बहुत लोगों ने मोदी झारमुड़ी ब्रांडिंग करने शुरू कर दी। उसका इकोनॉमिकली कितना इम्पैक्ट है वो जानने की बात है। वेस्ट बंगाल में ये सारी चीजें मैटर किया और जो वोट परसेंटेज बढ़ा, मैं तो मुश्किल से आपको लास्ट टाइम बोला था 160 से 70 अमित शाह का दावा था, उससे ज्यादा नहीं बोले थे वो। मैंने 155 से 165 तक का आकलन किया था, जो भी मेरे पास इनपुट्स आए थे। खैर, उसके अलावा फिर यदि हम आते हैं असम में मेरा 85 to 90 था, जबकि हेमंता शर्मा जो है 90 से 100 का दावा कर रहे थे। तो उसमें वहां जो फैक्टर है,
डेवलपमेंट फैक्टर रहा असम में। उसके अलावा फिर वहां जो मियाँ वाला जो घुसपैठ दोनों जगह मैटर किया, वेस्ट बंगाल में भी असम में भी। जो मियाँ को गलत इम्प्लीकेट किया कांग्रेस ने, तो उसके मियाँ किसको कहते हैं, जो घुसपैठिया है, और लोकल लैंग्वेज में लेकिन कुछ कांग्रेस समर्थक जो मीडिया हैं उन्होंने उसको इम्प्लीकेट करने की कोशिश की, लेकिन वो चीजें धराशायी हुई। फिर जो अपने नरेंद्र भाई मोदी सरकार का जो इम्प्लीमेंटेशन था कार्यक्रम का, वो वेस्ट बंगाल में काम किया कि 1,500 दे रहे थे लक्ष्मी भंडार में, इन्होंने 3,000 किया, तो काउंटर किया। एक एक चीज बड़ी रणनीतिक दृष्टिकोण से स्ट्रेटेजिकली प्ले किया। पहली बार वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता दीदी का नाम नहीं लिया। उन्होंने बोला टीएमसी बोला, लेकिन ममता दी का नाम नहीं लिया, टीएमसी ऐसी, जबकि अमित शाह और अन्य लोगों ने उनका नाम लिया। तो एक एक अब उससे समझ में आता है कि उनकी स्ट्रेटेजी कितनी सुदृढ़ थी और पूरी ताना बाना के साथ थी। तो असम में जो गौरव गोगोई के साथ बहुत ही राहुल गांधी ने बुरा किया। 6 महीने पहले उनको उम्मीदवार उतारा, फिर वहां एक भाजपा के अनुरूप गठबंधन बना, वहां फिर सीटों को बंटवारों में लफड़ा हुआ, फिर उनके 4-5 दिग्गज चले गए छोड़ करके, एन मौके पे कांग्रेस छोड़ चले गए। अभी विजय जी बता रहे थे जोरहट वाली कहानी, उस कहानी के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, उसमें समय भी नहीं है, जाने का नहीं है, लेकिन जो भी वहां पे फिर पवन खेड़ा का एक बहुत ही एक ब्लंडर किया गया कांग्रेस ने, जिसको कांग्रेस भुना नहीं पाई। मुद्दा था वो, लेकिन जैसे भी था, चुनाव राजनीति के मुद्दा होता है। वो कहा कि मैं पेड़ा खिलाऊंगा, और पेड़ा के लिए हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। दाढ़ी, बढ़ी हुई दाढ़ी कुछ चैनल पर दिख रहे थे, वो मान नहीं रहे थे। तो अब आगे वाला समय बताएगा। जो भी उन्होंने प्रहार किया बिना डॉक्यूमेंट के, AI जनरेटेड स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट, लेकिन केरल में कांग्रेस का फायदा हुआ, लेकिन वो कांग्रेस का फायदा नहीं है, गठबंधन का है, और मुस्लिम लीग एंड अदर्स भी हैं उसमें, जो भी है वोट परसेंटेज बढ़े होंगे बीजेपी के। लेकिन तमिलनाडु चौंकाने वाला रिजल्ट रहा। हाँ, डीएमके जाएंगे लोग सोच रहे थे, मोदी जी का भी प्रयास था और बीजेपी का प्रयास भी था, बीजेपी को कुछ मिले, लेकिन उसको हटना था, वो हट गया। और जो विजय जो एक चमत्कारिक नेता के रूप में उभरे, भले वो ईसाई हैं, लेकिन मैं 2 फैक्टर की बात करूंगा। सेंगोल जो 28 मई 2023 को नए पार्लियामेंट में प्रस्थापित किया गया था, वहां पे मोदी जी लाए थे। राजदंड बोलते हैं, लेकिन वो एक हमारे लोकतंत्र का प्रतीक था, चोल वंश का प्रतीक था, उसको लाया गया था और स्थापित किया गया था। उस पर बहुत लोगों ने कंट्रोवर्सी की थी, विपक्षी ने। उसके वहां वो फिर बाद में नेहरू जी को जब ब्रिटिश हस्तांतरण हुआ था, तो वो सेंगोल दिया गया था, उन्होंने उसको वहां से लाके यहाँ स्थापित किया। उसके पीछे कारण मुझे ऐसा लगता है, उस संस्कृति को, तमिल संस्कृति को वो राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरा, काशी तमिल संगम, उसमें कई 4-5 बड़े आयोजन हुए। फिर हम आते हैं भाई आपका असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल हो गया, पुडुचेरी में। लेकिन जितने लोग पैनल में बैठे हैं, पुडुचेरी को लेकर सभी लोग एकमत थे, आज भी होंगे, कि वहां कांग्रेस का और डीएमके का कुछ नहीं होने वाला। वहां जो रंगास्वामी है, एनआरसी कांग्रेस, वो भी कांग्रेस के पुराने नेता, कहा जाए एग्जिट पोल उनका सही हुआ। तो मैं 3+2 की बात पे कह रहा था, लेकिन तमिलनाडु में भी सरकार तो गैर डीएमके बनेगी। तो अब इसमें बहुत बड़ा मामला उभर के सामने आ रहा राखी, कि इंडी गठबंधन का क्या होगा। और एक और चीज मुझे आशंका भी है, मेरा आकलन भी है, कि कहीं कहीं सोनिया गांधी, राहुल का कमेंट आया था 3 दिन पहले, वो बहुत ही उनके लिए, ममता जी के लिए सही नहीं था। और शरद पवार जैसे दिग्गज वो नहीं चाहते थे कि ममता उभर के सामने, जो कांग्रेस की पुरानी प्रकृति और संस्कृति है कि उभर के आए। तो अब जो वहां दिल्ली आने का जो उनका सपना था, लीडर बनने का, पीएम बनने का, वो भी धराशायी हो गया। इसके कई मायने आगे निकलेंगे, आगे हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन तमाम प्रकरणों में विपक्ष पूरा जो थोड़ा बहुत बचा था, वो बिखर गया और सशक्त हुआ नहीं। अब केरलम से कितना जोड़ेंगे, कितना बनाएंगे, वो देखने की बात है। और विपक्ष के वो आरोप को भी मतलब एक तरह से अवसर नहीं मिला कि ईवीएम खराब था, वोट चोरी है तो केरल कैसे जीत गए, वोट चोरी है तो तमिलनाडु में कैसे हो गए। ये सारे मुद्दे अभी जो है रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन ये पूरा आकलन जो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों की जीत है, कार्यशैली की जीत है, लोग जन कल्याण की जो योजनाएं हैं उनका जीत है। वो सीधे सब पे आम जनता ने मुहर लगाया। और बंगाल जो है, एक नया पुराना बंगाल, हमारा
हिंदी पत्रकारिता का जनक 1826 में निकला, जो उधर उदन भारत में 200 साल हिंदी पत्रकारिता के होने जा रहे हैं, कला, संस्कृति और ठीक है, ठीक है। बंगाल, तो कहने का मतलब एक अब नए रूप में उभरेगा, ये मुझे मानना है। मैं जो मेरा ठीक है, कुमार राकेश जी। इनपुट है मैं आपको दे जी। हाँ, प्रमोद जी मुझे सुन पा रहे हैं? सर अनम्यूट करिएगा। हाँ राखी, आवाज जा रही है, बताइए। हाँ प्रमोद जी, मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल की चर्चा तो है ही, असम की चर्चा है ही, मैं थोड़ा साउथ के बारे में बहुत अच्छे से समझना चाह रही हूँ, क्योंकि तमिलनाडु में वाकई नहीं लग रहा था किसी को। ये तो पता था कि एक एक्टर हैं, आ सकते हैं, कुछ वोट सीट जो हैं वो कट जाएंगी, सारी चीजें समझ आ रही थी, लेकिन वो तो एक तरफा ही चले गए। और ये एक बड़ा फैक्टर होगा कि किसके साथ आगे बढ़कर, क्योंकि चर्चाएं ये थी कि उनके फादर की तरफ से कुछ बातें आई हैं कि कांग्रेस के साथ जाके सरकार बनाए, तो क्लियरिटी जो है वो तमिलनाडु की कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बिल्कुल साफ बताऊं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं कि तमिलनाडु का जो रिजल्ट है वो बेहद वाकई एक आश्चर्यजनक था, लेकिन आश्चर्यजनक उन लोगों के लिए था नॉर्थ में जो लोग शायद ग्राउंड पे नहीं गए थे। जब मैं ग्राउंड पे था, शुरू में मुझे भी लगा था कि टीवी के शायद इस मेजोरिटी पे आएगी, ये शायद किसी को शुरुआती दौर में विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे जैसे प्रचार बिल्कुल अपने पीक पर पहुंचा तो बिल्कुल ये साफ हो गया था कि एआईडीएमके और डीएमके को मुश्किल तो आने वाली है, और डीएमके सत्ता से नीचे जाएगी, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं, क्योंकि स्टालिन के एक नहीं कई ऐसे फैसले थे जो कि कहीं ना कहीं जनता के बीच में बहुत एक तरीके से बहुत बड़ी नाराजगी का सब्जेक्ट थे। अब मैं कोई एक आध दो अगर डिसीजन बता दूं कि एक विशेष समुदाय के जो मंदिरों के जो पुजारियों को उनको ऑन रोल नहीं लेना, उनके लिए एग्जाम करवाना, या एक विशेष समुदाय को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दे, ऐसे बहुत सारे मुद्दे। देखिए, बात रणनीति की होती है, लेकिन केरल और तमिलनाडु में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि एंटी इंकम्बेंसी की जो बात होती है हमारे जब पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो वो जमकर थी। और केरल ने तो एक और इतिहास भी अपना वापस उसी इतिहास पे पहुंचे कि 10 साल पहली बार ऐसा हुआ था कि जब लेफ्ट ने दो लगातार सेकंड सरकार भी रिपीट करी थी, और इस बार बिल्कुल साफ था, जमीनी जो कैलकुलेशन थे उसमें साफ था कि लेफ्ट बाहर जा रही है, क्योंकि इतने सारे डिसीजन खिलाफ थे। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं जिससे आपको नाराजगी समझ में आ जाएगा कि एक आईएएस है जो सस्पेंशन में चल रहे हैं, उन्होंने बहुत चुनाव के ठीक समय ऐसा बहुत बड़ा खुलासा किया कि 2 करोड़ से लेके 10 करोड़ रुपए तक वहां के लोकल के कुछ चैनल्स को दिए गए, मंत्रियों के इंटरव्यू सेट करे गए कि सरकार की छवि अच्छी करने के लिए। लेकिन ये सब कई आईएएस सरकारों ने ये जो भांडा है, ये जो रिकॉर्ड्स है, ये ऑन रिकॉर्ड विद सबूत पब्लिक के सामने लिया, और इसके अलावा कई ऐसी रणनीति। अब मैं एक बात फिर यहाँ पर लेके आऊंगा, मैं विजय की बात करूंगा। अक्सर हमने मूवी में देखा है कि विजय, कई मूवी में ऐसा देखा है कि राजनीति में आते हैं, कुछ भाषण देते हैं और एक फिल्मी कहानी की तरह था, और वाकई आज वो फिल्मी कहानी सच हो गई है तमिलनाडु में कि विजय की पार्टी ने वो थंपिंग मेजोरिटी हासिल करी है कि वो तमिलनाडु की दशा दिशा दोनों बदलने की क्षमता रहते हैं। लेकिन डिपेंड इस बात पर है कि विजय अपनी रणनीति को क्या उसी पार्टी के, क्योंकि यहाँ पैनल में बैठे सभी लोग जानते हैं कि तमिलनाडु में कैडर वोट्स बहुत फिक्स हैं, चाहे एआईडीएमके के हो चाहे डीएमके के हो, लेकिन ये कैडर वोट से हटकर वोट हुआ है। एआईडीएम का कैडर वोट टूटा है, डीएमके का टूटा है, कांग्रेस तो खैर अभी वहां गिनती में ही नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के जो भी वोट थे वो सब के सब, सबसे ज्यादा नुकसान डीएमके को हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब मैं विजय का एक छोटा सा एक और उदाहरण नोट देता हूँ। विजय ने अपने ड्राइवर के बेटे को, ड्राइवर जो राजेंद्र ने, उनके बेटे को भी चुनाव में खड़ा किया। विजय के पास कोई ऐसे कोई कैंडिडेट नहीं थे कि जैसे कोई बहुत बड़े नामी हो, कोई बहुत वेल नोन हो। ये एंटी इंकम्बेंसी और विजय की उस रीच का, उस जो विजय की जो फैन फॉलोइंग है, लेकिन फैन फॉलोइंग से राजनीति नहीं चलती। अब विजय को ये समझना होगा, और अब ये 5 साल जो है वो देखना होगा कि वो किस तरीके से एक फिल्म स्टार नेता जब बनता है तो वो फिल्मों में जो दिखाया गया था उससे पलट, उससे इतर किस तरीके से वो जमीन की राजनीति करते हैं। हालांकि उन्होंने जो भी वादे किए, और मैं आपको सबसे बड़ी बताऊं, तमिलनाडु में उनकी जीत का राज है युवाओं का जॉब, युवाओं की पढ़ाई, युवाओं का फ्यूचर, जो कि डीएमके ने कभी इस चीज का इंप्रेशन नहीं छोड़ा। हमेशा उन्होंने टिपिकल कि केंद्र में मोदी बैठे हैं, मोदी का विरोध होना चाहिए। ये बहुत बड़ा मैसेज जमीन पे चला गया कि मोदी की विरोध की राजनीति ज्यादा चल रही है बजाय कि प्रदेश को सुधारने के लिए। यही संदेश केरल में भी गया, और ये अब तय करना है विजय को कि वो अब तमिलनाडु को आगे कैसे लेके जाते हैं। मैं जयललिता के समय से तमिलनाडु को देख रहा हूं। सबसे पहले इस देश में फ्रीबी की जो शुरुआत है वो जयललिता ने की थी, लेकिन विजय ने इससे इतर जाके बहुत ऐसी बातें करी है जो वाकई ग्राउंड लेवल पे युवाओं ने समझा है, और युवाओं ने अपने उन पूर्व पीढ़ियों को भी समझाया है कि आप अपनी पीढ़ियों को समझा के उन्होंने वोट करवाया। ऐसे कई परिवारों से मिला मैं
जिन्होंने अपने माता पिता या दादा दादी को समझाया कि आप इतने सालों तक इन दोनों पार्टी को वोट कर रहे थे, एक बार तो इनको करके देखिए। ठीक है। इस मामले में पेरेंट्स कन्विंस हुए और आज रिजल्ट आपके सामने है, जो थोड़ा आश्चर्यजनक है, लेकिन अगले 5 साल विजय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यूडीएफ केरल की एक लाइन बंद करके, एक लाइन और बोल के मैं अपने आप को रोकूंगा कि केरल में अब ये इंपॉर्टेंट है कि थंपिंग मेजोरिटी के साथ कांग्रेस आई है। कांग्रेस अगर पुरानी गलती करेगी तो केरल की जनता के बारे में लोग जानते हैं कि सरकार पलटने में उनको 5 साल बाद टाइम नहीं लगता। पहली बार हो कि लेफ्ट ने लगातार 10 साल किया, लेकिन वापस उनको सत्ता से बाहर कर दिया। तो केरल इस बात में पूरी देश में जाना जाता है कि वहां सत्ता से बाहर जाना तभी आप सत्ता में वापस तब कर सकते हैं जब आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात है कि ये दो सरकारें किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, चलिए आरपी श्रीवास्तव जी, 5 राज्यों के जो भी आज अब नतीजे कहेंगे, हम कह सकते हैं लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है। कैसे आप इसका आकलन करेंगे? और पश्चिम बंगाल को सबसे ज्यादा फोकस्ड किया गया। नहीं, देखिए राखी, 2-3 चीज़ें समझने की बात है। और लगातार हम 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, हम लोग कयास भी यहाँ बैठ करके लगा रहे थे। हमारे कई पैनलिस्ट जो है इस दौरान थे भी। एक बात जो समझने वाली बात है, जो हर चीज़ चौंकाने वाली न कहते हुए, आज प्रधानमंत्री जी का एक भाषण सुन रहा था जो आज उद्बोधन था उनका। उन्होंने एक बात ज़रूर कहा कि सारे दलों से उन्होंने अपील किया कि अब चुनाव ख़त्म हो गया है और एक दूसरे से, कोई भी दल एक दूसरे से हिंसा जैसी घटनाओं को न करें। ये सबसे बड़ी बात आज प्रधानमंत्री जी की थी। और देश के प्रधानमंत्री को इस तरह का होना भी चाहिए कि चुनाव होता है, राजनीतिक दल एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन चुनाव के बाद की स्थिति क्या है, खास करके बंगाल के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो बंगाल को लेकर के बड़ी आशंकाएं कुशंकाएं रही हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने जिस तरह से मतदान बंगाल में कराने का प्रयास किया, जो परिस्थितियां निर्मित हुई और जिसके तहत चुनाव आयोग ने पूर्ण शांति ही मान के चलिए, कई इक्का दुक्का घटनाओं को अगर हम हर चुनाव में होता है, छोड़ दीजिए कोई गंभीर घटनाएं नहीं, तो सबसे बड़ी बात चुनाव आयोग साधुवाद का पात्र है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जनता। आज देखिए आप, असम में रिपीट होना था, ये लगभग सभी लोग जो भी यहाँ बैठ करके विश्लेषण कर रहे थे कि वहाँ पर सरकार जो है तिबारा आएगी वहाँ पर खाली। और दूसरी बात है पुडुचेरी की, तो बात वही है कि वहाँ भी लगभग वही है। और चूंकि अभी कुमार राकेश जी कह भी रहे थे कि दोनों जगह कांग्रेसी हैं जो वहाँ पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो वो उनकी पूरी नब्ज पहचानते हैं। और पूरा बंगाल, पूरा जो है पुडुचेरी हो या असम हो, वहाँ पर चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, उनकी एग्रेसिव कार्यशैली है और उसके आधार पर वो लगातार उसको मेंटेन करते हैं। और जो शतक लगाने की बात की, तो हमको लगता है कि जो परिणाम है 100 से ऊपर सीटें। सबसे बड़ी बात है बंगाल में देखिए भारतीय जनता पार्टी 200 पार, इसके पहले नारा दी थी कि 200 पार हम करेंगे, लेकिन उस बार नहीं सफल हो पाई थी, इस बार सफल हो गई। उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो लगता है एंटी इनकम्बेंसी के साथ बंगाल सरकार को लेकर आक्रोश भी था लोगों का। जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा वो बड़ा महत्वपूर्ण था। और उसको अगर देखें तो वहाँ पर जो परिस्थितियाँ बनी हैं, हमको लगता है पूरी जनता या वहाँ का युवा, महिलाएं, तमाम लोगों ने एक तरफा वोटिंग किया है, तभी 200 पार हुए हैं। एक तीसरी सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि तमिलनाडु की बात। तमिलनाडु में अक्सर ये होता रहा है कि बहुत सारे जो अभिनेता नेता बन के उभरे और वहाँ पार्टी लोकल लेवल पर उनकी जो है एक तरह से जो ईएसपी है, लोगों में, जनता के बीच में जो उनकी छवि है उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो परिणाम आए, इतनी जल्दी पार्टी को सामने ले आना और जिस तरह के परिणाम तमिलनाडु में आए, वो वाकई चौंकाने वाले हैं। और निश्चित रूप से तमिलनाडु में अब देखिए वहाँ बहुत सारे फ्री बीज के नाम की तो बात हुई। हमने देखा कि महिलाओं को 8 ग्राम सोना देंगे, अब कैसे देंगे अब वो जाने, उनके लिए बड़ी चुनौती भरा है। सत्ता में आ जाएंगे, सत्ता उनके पास रहेगी, लेकिन किस तरह से। केरला की बात करें तो वहाँ पर यूडीएफ की पूरी मेजॉरिटी है, एलडीएफ वहाँ सफाया हुआ। एक सबसे पूरे चुनाव को अगर देखिए राखी, तो एक तरफ देखिए तो आज जो है वामपंथ का सफाया हुआ, एक तरह से मान के चलिए। ना ही एक राज्य में सरकार थी, वामपंथी सरकार थी, जो वहाँ पर सत्ता से बेदखल हुई। आज प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कह रहे थे कि देखिए वामपंथ जो है पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। खास करके उन्होंने नक्सलवाद का भी जिक्र किया, तमाम चीज़ों का जिक्र किया, विपक्षी दलों को भी निशाने पर लिया। इन सारी चीज़ों को अगर उठा करके देखें और जो चुनाव परिणाम आ रहे तो एक तरह से तय है। और विकसित भारत की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, लेकिन एक बात पक्की है कि जो आने वाला चुनाव हिंदी पट्टी के राज्यों में, इस बंगाल के चुनाव का क्या असर पड़ेगा? क्या ये लिटमस टेस्ट साबित होगा?
कि आज जिस तरह से भगवा 22 लगभग 22 राज्यों में लहरा रहा है। और आपने देखा होगा, हमने अभी आज एक जो है हमारे यहाँ हमारे जो ग्राफिक्स डिजाइनर ने जब पूरा नक्शा दिखाया तो पता चला बीच में पूरा पट्टी एक तरह से जो है भगवामय है। तो क्या आने वाले समय के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? और वर्तमान में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में सरकार है, डबल इंजन सरकार हो जाएगी, उसका आगे कैसे ले जाएगी? जो भरोसा प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं उन भरोसे का क्या होगा? इन सारी चीज़ों को जनता जरूर तराजू पर तौलती है। और लोकतंत्र की यही बड़ी खूबसूरती है कि हमारे देश में चाहे जितनी भी कटुता से चुनाव लड़े जाएं, लेकिन बाद में चल के स्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं। बिल्कुल। चलिए, और संदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। संदीप जी, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो आज बधाई के पात्र है भारतीय जनता पार्टी, और बिल्कुल लगातार जिस तरीके धन्यवाद बहुत बहुत वेस्ट आपका, बंगाल आपके के लिए तो दर्शकों का सबसे ज्यादा सर, और सारे पैनलिस्ट जो सब बैठे हैं सबका धन्यवाद बहुत बहुत आपका। पूरी जीत का क्रेडिट बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरे कार्यकर्ताओं ने, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये विजय दिलाई है और इस जनता ने विजय दी है, उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश, पूरे बंगाल, पूरे पुडुचेरी और पूरे असम की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, किसको क्रेडिट देंगे? तमिलनाडु और केरल को भी देना चाहिए धन्यवाद। मतदाताओं का तो धन्यवाद होना चाहिए आम जनता का। नहीं, मतदाताओं का सबका, मैंने पूरे देश का इसीलिए बोला, पूरे देश के मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्रीय कार्यालय पे ही हूँ आज, और वहीं से ही आपके चैनल पे सीधा लाइव हो रहा हूँ। तो मेरे सभी कार्यकर्ता यहाँ मिले, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। पूरी जनता का धन्यवाद, जिसने हमें वोट दी उनका भी धन्यवाद, जो नहीं दे पाए वोट उन्हें भी हम अपनी तरफ खींचेंगे। ऐसे काम करेंगे बंगाल में, पुडुचेरी में और असम में, कि वो जनता भी हमें आगे चल के और सीटें देंगी, हमारी झोली भर देगी। एक बात और अच्छी है, पीएम मोदी ने भी टीवीके को विजय को लेकर भी उन्होंने भी अपनी बधाई दी, उन्होंने विजय को भी बधाई दी। तो ये बात बिल्कुल सही थी कि सबको शुभकामनाएं दे दीजिए, जो जीते हैं, जो हारे हैं वो और बेहतर करें। तो ये बहुत एक अच्छी महत्वपूर्ण बात होगी। अब प्रमोद जी एक सेकंड, क्योंकि समय की सीमा है, मेरे 2 मेहमान अभी बचे हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ जाए। शिवानंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। संदीप जी बोलिए। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उन्हें माला पहनाई जा रही थी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमान नितिन नवीन जी को, जो माला पहना रहे थे मोदी जी को, मोदी जी ने वो माला हमारे संगठन के सर्वोपरि राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हें वो माला पहनाई। और यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे संस्कार है कि हमारे यहाँ जो है राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, जो हमारे संगठन का अध्यक्ष है, वो सर्वोपरि है। माननीय प्रधानमंत्री जी पहले भी ये चीज दिखा चुके हैं पूरे देश को, और आज भी उन्होंने ऐसा ही किया कि संगठन के जो सर्वोपरि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें अपनी माला जो उन्हें पहना रहे थे उन्हें पहनाई। जी बिल्कुल ठीक है। शिवानंद जी बोल चुके हैं। शिवानंद जी राखी जी, जी क्या जी कहेंगे आज? मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा बुरा सा लगा कि वेस्ट बंगाल में एटलीस्ट खाता तो खुलना चाहिए था, वो नहीं हुआ। बाकी सब जगह तो चलिए ठीक है, राखी जी बुरा नहीं लगना चाहिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। राखी जी, आपने बीजेपी नेता को अभिनंदन, कांग्रेचुलेशन बोला, क्यों? कांग्रेस ने क्या किया है? आप लोग यहाँ इतने लोग चैनल पे बैठे हैं, आपके दादाजी परदादाजी सब कांग्रेस ही थे ना, क्या नहीं है? आपने केरल के बारे में राखी जी आपने थोड़ा भी नहीं बोला। सभी लोग गुलाम थे, देश गुलाम था। मैंने सवाल तो वेस्ट बंगाल का किया। शिवानंद जी एक सेकंड, सवाल वेस्ट बंगाल का किया, वहाँ खाता नहीं खुला। बीजेपी को आपने कटाक्ष रही में बात बोला, केरल की, तो वो तो प्रमोद जी और बाकी लोग पहले ही इतनी बधाई दे चुके हैं। मैं आपका देख रहा था राखी जी, बाकी तो अपने शिवानंद जी केरल के लिए बधाई दी आपने, वेस्ट बंगाल पे लिया ना, आप उस चीज को ऐसे राखी जी की तरफ से बधाई दी आपको, मीडिया की तरफ से बधाई दी आपको केरल के लिए। शिवानंद जी, राखी जी चलो कोई बात नहीं, हार जीत तो चलता है। देखिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने खेला कर दिया है, ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, थोड़ा रुकिए, सबका पता होगा। और आसाम में क्या किया, शिवानंद जी क्या बोल रहे हैं, क्या किया, तो समझ में नहीं आ रहा। देखिए राखी जी, नरेंद्र मोदी जी, मेरे भी है आपकी भी, हम हमेशा बोलते हैं 140 करोड़ जनते का, लेकिन पश्चिम बंगाल में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, केंद्रीय बल, चुनाव आयोग जिताया। अब शिवानंद जी मैं कुछ कहूंगी फिर आप झगड़ा करने लगेंगे मुझसे। केरल में चुनाव आयोग काम नहीं करता, फिर आएगी ना सर बात। अरे इंदिरा गांधी जी का हत्या इतनी अच्छी सीटों के साथ आप विजय हुए, अब राखी जी अब सारे दोष ये वहाँ इलेक्शन कमीशन नहीं है, सारे दोष ये चुनाव आयोग को देंगे, और हो सकता है जनता को भी दोष दे दें। वोट चोरी ईवीएम का मुद्दा खत्म,
राखी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का हत्या होने के बाद भी 90% वोटिंग नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अरे राजीव गांधी की वोटिंग 405 आया, क्या गलत बात बोल रहे हैं? तो ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे देश के ऐसे राज्य में जो 90% से ऊपर का परसेंटेज हुआ, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और ये इसमें भी चुनाव आयोग को दोष दे रहे अच्छा, हैं। मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ शिवानंद जी, शिवानंद जी, अगर बंगाल में केवल खेला हुआ तो केरल में कांग्रेस के लिए किसने खेला किया? शिवानंद जी देखिए, एक बात बहुत अच्छे से मैं बोलूं, यदि मान लीजिए आज वेस्ट बंगाल का रिजल्ट अपोजिट भी होता, मान लीजिए बीजेपी नहीं होती या टीएमसी होती, तो बीजेपी से भी मैं यही बात करती कि कहां कमी रह गई। तो वही तो मैंने आपसे पूछा कि वेस्ट बंगाल में खाता ही नहीं खुला, तो इसके लिए मंथन करे कांग्रेस। तो आपको ये बुरा लग गया कि मुझे बधाई नहीं दी केरल के लिए। सर, सवाल उस परिप्रेक्ष्य में था, तो प्लीज उसको नेगेटिव रूप में मत लीजिए। आपको केरल के लिए सबसे ज्यादा बधाई, बीजेपी से भी ज्यादा बधाई। बस ठीक है सर। राखी जी को कांग्रेस दिखता ही नहीं है। अरे बाप रे, ये तो बड़ा आरोप है कि मुझे कांग्रेस नहीं दिखता। अरे बाप रे सर। अच्छा सुनिए, नहीं ठीक है, वो देखिए कुमार राकेश जी बोल रहे हैं। नहीं इधर पे सवाल नहीं। राखी जी को कांग्रेस ही दिखता है। नहीं क्या बात कर रहे हैं आप? राखी जी, टाइम पीरियड कम है, मैं जरा बात हाँ, करता हूँ। प्लीज जल्दी से। देखिए केरल में कांग्रेस पार्टी 100% चीफ मिनिस्टर बनना तय है। तमिलनाडु में वहां के तलापति ऑलरेडी राहुल गांधी जी के पहले से ही टच में थे, लेकिन स्टालिन की वजह से हमने थोड़ा रुका था। लेकिन जो भी होगा, तमिलनाडु, केरल, कांग्रेस पार्टी 100% हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा। पांडिचेरी में गुजरात वॉशिंग मशीन का चीफ मिनिस्टर है, आसाम में भी गुजरात वॉशिंग मशीन का चीफ मिनिस्टर है। अभी होने वाला पश्चिम बंगाल में भी गुजरात वॉशिंग मशीन, शारदा फंड घोटाला का आदमी। अरे एक 3 दिन सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स दीजिए, मोदी साहब भी कांग्रेस में आ जाएंगे। मतलब एकदम यूनिक, पूरे पैनल में सबसे अलग बात होती है। अमित शाह जी भी कांग्रेस में आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। 3 दिन ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स दीजिए। और दूसरी बात राखी जी, अभी भी ममता दीदी का जो एमएलए है, आज भी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का नोटिस चालू है। इनका इसके आगे भी तोड़ना चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा। इसके आगे ममता दीदी थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, देखिए जो भी हुआ है कांग्रेस के बारे में बताइए। देखिए मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब को क्रेडिट नहीं देता हूँ। कांग्रेस का क्या हुआ वेस्ट बंगाल में? ईडी, इनकम टैक्स, केंद्रीय बल, शिवानंद जी अपनी पार्टी छोड़ के बाकी सब बात कर रहे हैं। आईपीएस पाल जी आए थे, उनके बारे में मैं सबको पूछना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल के लिए 10 काम बताइए, सिर्फ फोटोशूट करने के लिए गए थे। अरे 1000 का करेंगे, 32 काम गिना सकता हूँ, 32 काम। ठीक है, चलिए एक सेकंड, समय की सीमा है। टीएमसी से भी एहतेशाम जी जुड़ गए। एहतेशाम जी, क्या हुआ? के बारे में सोच नहीं है। अग्नि योजना देखिए, एकदम से परिवर्तन। 1 मिनट रुकिए शिवानंद जी, प्लीज 1 सेकंड रुकिए। मुस्लिम वोट काटने के लिए हिंदू मुस्लिम करना। आवाज जा रही है राखी जी? हाँ आपकी आवाज आ रही है। शिवानंद जी एक सेकंड। अरे शिवानंद जी ठीक है, झगड़े का विषय नहीं है सर, ठीक है। हार जीत चलती रहती है, मंथन का विषय है क्यों हार गए, और एक जीत कर कितना काम करना है, चुनौती है, वो भी एक बात है। तो हार जीत चलते रहती है, ठीक है। एहतेशाम जी, क्या हुआ? ये तो अपोजिट हो गया सर। जो आंकड़े में पिछली बार देख रही थी वो बिल्कुल रिवर्स होकर आए हैं। टीएमसी उसी पर जाकर टक गई जहां बीजेपी थी। थोड़ा सा मार्जिन और बढ़ा है, बाकी 200 पार बीजेपी। राखी जी, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी और आसाम में बीजेपी आ गए, इसलिए आपको अभिनंदन, कांग्रेचुलेशन। बीजेपी नेता को कांग्रेचुलेशन। और किसका भी नाम लेना है तो बोलिए, उनको भी कांग्रेचुलेशन, स्वागत करते हैं। हार जीत में भी हमारा जीत है, हार में भी हमारा जीत है, और 100% है। देखिए हम मानते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है। कल आसाम का भी चीफ मिनिस्टर बना तो वो क्या बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं है? हमारा भी है, सर्वसामान्य कार्यकर्ता का है। लेकिन उधर अन्याय होने नहीं देंगे, हम लड़ते रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है राखी जी प्लीज जल्दी से। हाँ एहतेशाम जी। राखी जी, इसको छोटी शब्दों में मैं बयान करूँ आप लोगों को कि हमारे साथ खेला हो गया। इस हिसाब का मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जो आज की खेल में हम लोगों के साथ में खेला हो गया, और इसकी मैं बाद में बताऊंगा कैसे हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये वाकई में खेला हुआ है। जो आपने अभी देख रहे हैं 204 या 206 की बढ़त है,
अभी भी डिक्लेयर नहीं है कि कौन कितनी सीट पे विराजमान हुई है। अभी भी 30 से 35 लाख वोटरों राखी जी, अभी भी मतगणना- ये विश्वास नहीं हो रहा है कि 4 मई और अरे, ममता गई। लेकिन संदीप जी, 206, एक 208 का भी चीज को आंकड़ा हो रहा है। अप्रिशिएट करना चाहिए। संदीप जी, एक चीज को अप्रिशिएट करिए कि वो खुद कह रहे हैं कि इस बार उनके साथ खेला हो गया। ये बड़ी बात होती है, वो खुद कह रहे हैं, वरना अभी आप ये ममता कहने का मतलब कुछ और है। ममता जी का काम है खेला करने का। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप में इतने मजबूत और इतना जबरदस्त संगठन है हमारा। आप ये देखिए कि एक एक कार्यकर्ता, एक एक मंत्री, एक एक विधायक, एक सांसद पूरे बंगाल में काफी देखिए, इतनी वैसे समय मेहनत की बहुत है। ज्यादा हो गया है। कम आप से कम- श्याम जी कम कंप्लीट से करिए, कम मैं क्लोज करूं प्लीज। देखिए 2021 कम से कम- 2015 आया था तो खेला नहीं हुआ था टीएमसी को। 2021 में खेला 2015 आया था, ममता तो का खेला करने नहीं का। हुआ था। हमारा एहतशाम जी, हमारे बोलिए, कार्यकर्ताओं प्लीज। का, हमारे नेताओं का खेला करने का कोई काम नहीं है। देखिए राखी जी, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं आप तमाम पैनलिस्ट के प्रेजेंटेशन में कि हमारे साथ आज खेला हो गया है। इस वजह कर आज सुबह से जो मतगणना हो रही थी बहुत ही स्लो हो रही थी। तो ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। इसमें और बोलने क्या, अभी हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में कहा है कि हम लोगों के साथ 100 सीटों में चुनाव आयोग द्वारा खेला किया गया है। अगर बंगाल में अच्छा, खेला हुआ इलेक्शन है, कमीशन ने खेला अगर किया बंगाल है। में अरे खेला सर, हुआ है मैंने तो तो सोचा तमिलनाडु में क्यों नहीं कीजिए हुआ? ना। तमिलनाडु में क्यों नहीं हुआ? केरल में क्यों नहीं सर, हुआ? ये इलेक्शन कमीशन का खेला केरल में बहुत तमिलनाडु में क्यों नहीं अजीब हुआ? है। अच्छा, एक क्यों बात बंगाल में बताइए। नहीं? अभी खैर, तो ठीक है, आप ईवीएम लोग का भी अपना खेला बहुत हो बताएंगे सकता है। सर, फिर TMC बैठेंगे वाले। चर्चा में, समय बहुत हो गया, मुझे अभी रोकना तो ये पड़ेगा इस चर्चा को। चुनाव मोदी का आयोग बहुत को शुक्रिया। छोड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में चला अरे- मोदी मैजिक। देखिए, मोदी शाह की रणनीति काम आई है। ये जो परिणाम और नतीजे सामने आए हैं, ये कैलकुलेशन कल तक और क्लियर होगा कि कहां कहां कितनी सीट पे कौन कौन विराजमान हुआ है। मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ठीक है, हार जीत चलती रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो चीज दिखाई है और जिस तरीके से मैजिक चलाया है, उसकी बिल्कुल सराहना की जा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि एक लाइन होती है ना, जो जीता वही सिकंदर। तो आज चर्चा में बस इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।